हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं तेजस आईक्यू पे। इस वीडियो में हम सितंबर महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को हमने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया हुआ है, जिससे आपको आसानी होगी इसको अपने सिलेबस के साथ कोरिलेट करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सब्जेक्ट है पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। पहला टॉपिक इजराइल लेबनान वॉर के बारे में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इजराइल लेबनान के बीच में एक नई वॉर स्टार्ट हो गई है, जिसका मेन रीजन हिजबुल्लाह को बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑपरेट करती है लेबनान से, और इनके जो सेक्रेटरी जनरल थे वो थे हसन नसरल्लाह, जिसको अभी इजराइल ने एक मिसाइल अटैक में मार गिराया है। तो ये वॉर जो एक्सकलेट हुई है अभी अभी, इसके ऊपर एक फुल्ली डिटेल्ड वीडियो हम अपने इसी चैनल पे जल्दी लेके आ रहे हैं, जिसमें आप इस पूरे एरिया के हिस्ट्री और ये जो वॉर्स एक्सकलेट हो रही हैं इनके रीजन के बारे में अच्छे से नॉलेज ले पाएंगे। अभी आप इसको एक मैप बेस्ड क्वेश्चन की तरह सिर्फ देख लीजिए। जैसे कि लेबनान के जो नेबर कंट्रीज हैं वो है सीरिया और इजराइल, और इस तरफ मेडिटेरियन सी से लेबनान टच होता है। चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एशिया पावर इंडेक्स के बारे में, जिसको रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के लोवे इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया। इस इंडेक्स में लोवे इंस्टीट्यूट एशिया पैसिफिक की 27 कंट्रीज को मेजर करता है उनके मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और कल्चरल इम्पैक्ट के आधार पे। तो इस इंडेक्स में इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ के तीसरा प्लेस हासिल कर लिया है। पहला दूसरा ऑक्यूपाइड है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के थ्रू। चलते हैं अगले आर्टिकल पे, जो कि है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट श्री द्रौपदी मुर्मू ने 23rd लॉ कमीशन के गठन को स्वीकार किया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के ऊपर गठित की जाती है। इसका मेन काम लॉ रिफॉर्म्स रिकमेंड करना है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। इसका टेन्योर जनरली 3 साल का होता है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है कि इसमें एक चेयरपर्सन रहते हैं, 4 फुल टाइम मेंबर रहते हैं, 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर रहते हैं जो कि सेक्रेटरीज होते हैं लीगल एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के, और लगभग 5 पार्ट टाइम मेंबर्स रहते हैं। 22nd लॉ कमीशन, जिसका टेन्योर अभी खत्म हुआ, उसके चेयरपर्सन थे जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। चलते हैं अगले आर्टिकल पे, जो कि है अपराजिता बिल के बारे में। रिसेंटली वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस के बाद इस बिल को एंटी रेप लॉज को स्ट्रिक्ट करने के लिए लॉन्च किया। इस बिल के कुछ की प्रोविजंस देख लेते हैं। ये बिल पहली बार इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट को मैंडेटरी कर देता है उन सभी केसेस में जहां पे विक्टिम की डेथ हो जाती है। उन सभी रेप केसेस में जहां पे विक्टिम की डेथ हो जा रही है, वहां पे कैपिटल पनिशमेंट को मैंडेटरी कर दिया गया है, और उन केसेस में जहां पे डेथ नहीं हो रही है वहां पे लाइफ सेंटेंस विदाउट पेरोल दिया जा रहा है, और ये लाइफ सेंटेंस विदाउट पेरोल एसिड अटैक केसेस में भी होगा। इसके साथ ही ये बिल प्रोविजंस रखता है उन पुलिस ऑफिशियल्स को भी सजा देने का जो कि एफआईआर लिखने से रिफ्यूज कर देते हैं, और उन रिपोर्टर्स को भी जो कि किसी भी सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस की प्रोसीडिंग्स को, कोर्ट प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करते हैं अनऑथराइज्ड तरीके से। अनऑथराइज्ड तरीके से जो भी रिपोर्टर्स ऐसी प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करते हैं उनके लिए भी सजा का प्रावधान इस बिल में है। इसके साथ ही साथ ये अपराजिता टास्क फोर्स को भी गठित करता है, जो कि ये लीगल प्रोसेस को स्पीड अप करती है, क्योंकि इस बिल में एक टाइमलाइन दिया हुआ है जो कि है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए 21 डेज और ट्रायल कंप्लीट करने के लिए 30 डेज। यानी कि 21 दिन के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी और 30 दिन के अंदर इसकी ट्रायल खत्म हो जाएगी। तो आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, जो कि इंसर्जेंट ग्रुप्स के बारे में है। त्रिपुरा के 2 इंसर्जेंट ग्रुप्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पीस एग्रीमेंट साइन किया। ये 2 ग्रुप्स थे नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एंड ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। इन दोनों ही ग्रुप का एम था एक सेपरेट
त्रिपुरी स्टेट बनाने का। लेकिन हाल ही में इन्होंने अपने आर्म्स गिव अप कर दिए, जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हैं। तो अब इन्होंने पीस एग्रीमेंट साइन कर दिया है। त्रिपुरा के सीएम का नाम है श्री मानिक शाह। चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर, जो कि है 0R के बारे में। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने अपनी असेंबली में 0R को इंट्रोड्यूस किया। 0R कुछ नहीं, एक पीरियड है, असेंबली का एक पीरियड है जिसमें असेंबली के मेंबर्स कोई भी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के टॉपिक को रेज करते हैं विद द परमिशन ऑफ स्पीकर। तो ये कहीं पे भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, लेकिन ये एक प्रैक्टिस है जो कि आप लोकसभा में भी देखते हैं, और ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है पब्लिक के नजरिए से और गुड गवर्नेंस के नजरिए से। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है ब्रिक्स मेंबरशिप के बारे में। रिसेंटली टर्की ने अप्लाई किया है ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए, जिसको रशिया ने सपोर्ट भी किया है। जान लेते हैं ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स का गठन 2010 में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने मिलकर करा था। इसकी एक एनुअल समिट होती है जो हर साल होती है इनके मेंबरिंग कंट्रीज में, जो पिछले साल साउथ अफ्रीका में हुई थी, जहां पे 5 नए देश को ब्रिक्स की मेंबरशिप दी गई थी। वो देश कौन कौन से थे? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई। इसके अलावा अर्जेंटीना को भी ये मेंबरशिप दी गई थी, जिसने हाल ही में ब्रिक्स से विड्रॉ कर लिया है। तो अभी टोटल मेंबर्स ब्रिक्स के हो गए हैं 9, जो कि पहले थे सिर्फ 5। तो अगर अभी आपसे क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे 9। ब्रिक्स की नेक्स्ट समिट रशिया में होने वाली है, रशिया के कजान शहर में। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के बारे में है, जो कि होने जा रही है रियाद, सऊदी अरब में। ये इस प्रकार की पहली मीटिंग होगी, क्योंकि इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का तो मेंबर है नहीं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर हैं कुवैत, बहराइन, कतर, ओमान, यूएई और सऊदी अरब। तो ये पहली मीटिंग रियाद, सऊदी अरब में होने वाली है, जिसको अटेंड करेंगे हमारे एस जय शंकर जी। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को 1981 में बनाया गया था रीजन के इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, कल्चरल एंड सोशल कोऑपरेशन को बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस के बारे में है। यह कॉन्फ्रेंस का 10th एडिशन है, जो कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये एक बाइनियल कॉन्फ्रेंस है जो 2 साल में एक बार होती है, और इसमें सभी स्टेट असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के प्रेसिडिंग ऑफिसर हिस्सा लेते हैं, और इसको चेयर किया ओम बिरला ने, जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लोकायुक्त के बारे में। कर्नाटका के लोकायुक्त ने कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई है करप्शन केस में। ये हेडलाइंस तो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है लोकायुक्त। जानते हैं लोकायुक्त है क्या? इसको सिंपल भाषा में समझा जाए तो यह एक ओम्बड्समैन है जो कि स्टेट लेवल पे करप्शन से रिलेटेड कंप्लेंट्स पे फोकस करता है। अगर यही सेंट्रल लेवल की हम बात करें तो वो लोकपाल करता है, और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त करता है। इन दोनों का गठन लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत हुआ था, जिसको रिकमेंड किया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है कि सेंटर में लोकपाल को नियुक्त करते हैं प्रेसिडेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और स्टेट में यही चीज गवर्नर करते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ सीएम, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड स्पीकर। ये हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज भी हो सकता है, लेकिन जनरली स्टेट में यही होता है। इंडिया के जो इंडियन यूनियन के जो लोकपाल है उनका नाम है एएम खनविलकर। क्या नाम है? एएम खनविलकर। राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, आप सुनने में भी ध्यान लगाएं तो सही रहेगा। नेक्स्ट है राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान पुलिस में महिलाओं को 33% जॉब कोटा दिया। ये पहली बार नहीं है, कुछ और स्टेट्स भी हैं जिन्होंने पहले भी ऐसा कर चुका है, जैसे कि बिहार, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। लेकिन अभी रिसेंट में किसने किया? राजस्थान ने। राजस्थान के सीएम का नाम क्या है?
आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। नेक्स्ट टॉपिक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में है, जिसको प्रजा फाउंडेशन प्रोड्यूस करता है। यह इस इंडेक्स में इंडिया के सभी स्टेट्स को उसके गुड गवर्नेंस के बेसिस पे इवेल्युएट करते हैं। इस साल इस इंडेक्स को टॉप किया है केरला ने। ये टॉप 5 स्टेट्स के नाम है, आप देख सकते हैं, केरला, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उसके बाद लास्ट में मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट के बारे में है, जिसका सेकंड एडिशन न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। और किसने किया? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया। इस साल इस इंडेक्स को टॉप किया है केरला ने। केरला लगातार 2 सालों से इस इंडेक्स को टॉप कर रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल एसोसाई के बारे में है। एसोसाई एशिया के 48 सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस का एक ग्रुप है। इस ग्रुप ने गिरीश चंद्र मुर्मू जी को, जो कि इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, इनको अपना चेयरमैन नियुक्त किया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका मेंशन आर्टिकल 148 करता है। इसको नियुक्त प्रेसिडेंट करते हैं और इसका टेन्योर 6 साल या फिर 65 साल की एज तक होता है। कैग का मेन काम गवर्नमेंट के फिनेंसेस को ऑडिट करने का होता है। ये सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों पे ऑडिट कर सकते हैं। कैग सालाना एक रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, जो कि फर्दर उसको टेबल करते हैं पार्लियामेंट में। अपने कुछ इन्हीं कामों की वजह से कैग को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द बुलवर्क कहा जाता है। जो अदर बुलवर्क्स हैं वो है यूपीएससी, सुप्रीम कोर्ट एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बुलवर्क मतलब होता है हिंदी में बांध, मतलब कि डैम। कैग को रिमूवल के बारे में भी जान लेते हैं। कैग का रिमूवल सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तरीके से ही हो सकता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं, वैसे ही कैग को भी रिमूव कर सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात कैग के बारे में, जो भी इंसान कैग की पोस्ट पे एक बार आ जाता है, वहां से रिटायरमेंट होने के बाद उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। कैग का रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, ना कि सेंट्रल बल्कि स्टेट लेवल पे भी कहीं पे भी नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल दिव्या कला मेला के बारे में, जिसका इनॉग्रेशन विशाखापट्टनम में किया गया। दिव्या कला मेला फोकस करता है दिव्यांग्स के टैलेंट के ऊपर, और इसको ऑर्गेनाइज करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यह इसका 19th एडिशन था। नेक्स्ट आर्टिकल भारतीय कला महोत्सव के बारे में है, जिसका इनॉग्रेशन हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने सिकंदराबाद तेलंगाना में किया। यह इसका 8th एडिशन था और इस बार इसका फोकस था नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जफर हसन। जॉर्डन के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? जफर हसन। जॉर्डन की ज्योग्राफी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं मैप में। जॉर्डन के नेबर्स जो हैं वो है सीरिया, इराक, सऊदी अरब और इजराइल। इंटरेस्टिंगली इजराइल से जॉर्डन एक फुल्ली वाटर बॉडी का बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें से एक वाटर बॉडी डेड सी भी है। ये आप थोड़ा याद रखेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट आर्टिकल है श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट के बारे में। श्रीलंका में रिजीम चेंज में अनुरा कुमार दिसानायके नए प्रेसिडेंट बने हैं और डॉक्टर हरिणी अमर सूर्या ये बनी है नई प्राइम मिनिस्टर। ये दोनों ही जनता विमुक्ति परमुना पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि एक लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी की पार्टी है। डॉक्टर हरिणी श्रीलंका की 3rd वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी। नेक्स्ट आर्टिकल जापान के नए प्राइम मिनिस्टर के बारे में है, जो बने शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलोंग करते हैं और उन्होंने रिप्लेस किया है फुमियो किशिडा को। फुमियो किशिडा ने रिसेंटली रिजाइन किया था करप्शन चार्जेस को लेकर। नेक्स्ट आर्टिकल है अल्जीरिया के नए प्रेसिडेंट के बारे में। अल्जीरिया के नए प्रेसिडेंट बने अब्दुल मजीद तिबूने। ये लगातार दूसरी बार अल्जीरिया के प्रेसिडेंट बने हैं। एक और खास बात, अल्जीरिया अभी न्यूएस्ट मेंबर बना है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। नेक्स्ट है कुछ अपॉइंटमेंट्स, जैसे कि श्री अमृत मोहन प्रसाद नए डीजी बने हैं सशस्त्र सीमा बल के।
ये 1989 के एक IPS ऑफिसर हैं। अगले हैं राजा रणधीर सिंह, जो कि इंडिया मूल के पहले प्रेसिडेंट बने ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। राजा रणधीर सिंह ये इंडिया के एक नामी गिरामी शूटर रह चुके हैं। नेक्स्ट है कुमार तुहिन को नेदरलैंड्स में इंडिया के नए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। कुमार तुहिन 1991 बैच के एक IFS ऑफिसर हैं। चलते हैं आगे। अगला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इसका पहला टॉपिक है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट शक्ति के बारे में। रिसेंटली इंडिया यूएस ने एक मेजर एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत इंडिया में पहली बार एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी बनाई जाएगी, जिसको यूएस हेल्प करेगा बनाने में, जिसका नाम दिया गया है शक्ति। ये कहाँ पे बनाई जाएगी? ये बनाई जाएगी ढोलेरा में। ढोलेरा कहाँ पे है? गुजरात में। तो इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी कहाँ बनाई जाएगी? ढोलेरा में। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के पहले सिलिकॉन कार्बाइड प्लांट के बारे में है, जिसको ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में बनाया जाएगा। इसको बनाएगा RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी से हम क्या समझते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड एक बहुत ही ज्यादा लाइटेस्ट और हार्डेस्ट मटेरियल है, जिसको सेमीकंडक्टर्स बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लाइट रहेगा, तो ये आने वाले टाइम में लाइट वेट्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने में बहुत उपयोगी होगा। नेक्स्ट आर्टिकल PM E-ड्राइव के बारे में है, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। ये स्कीम रिप्लेस करेगी फेम स्कीम को, जो कि अभी 2024 मार्च में खत्म हो गई। फेम स्कीम EV व्हीकल्स को सब्सिडी देती थी, जो कि PM E-ड्राइव भी देगी। PM E-ड्राइव 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक ट्रक, बसेस और एम्बुलेंस को सब्सिडाइज करेगी। पर ध्यान में देने वाली बात यह है कि ये 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सब्सिडाइज नहीं करेगी, जो कि फेम करती थी। तो आप ध्यान में रखें, फेम 4 व्हीलर को सब्सिडी देती थी, PM E-ड्राइव नहीं देगी। ये स्कीम अगले 2 सालों के लिए चलाई जाएगी। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत फॉर सीनियर सिटीजन्स। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने आयुष्मान भारत को एक्सपेंड करके सीनियर सिटीजन्स को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। सीनियर सिटीजन जिनकी एज 70 प्लस है, उनको भी 5 लाख सालाना का हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, जो कि पहले सिर्फ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को मिलता था, अब 70 प्लस के सभी सीनियर सिटीजन्स को भी मिलेगा। आयुष्मान भारत की स्कीम को रेगुलेट करता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अगला टॉपिक नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य के बारे में है। इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, और इसको रेगुलेट करता है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको आसान भाषा में समझा जाए तो ये नॉर्मल NPS की तरह है, बस इसमें आप अपने बच्चे के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, सेव करेंगे। जैसे कि आपका बच्चा अभी माइनर है, तो आप अभी से कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देंगे, जो कि मिनिमम 1000 रुपीज पर ईयर से लेके कितनी भी अमाउंट तक हो सकती है। जब आपका बच्चा 18 ईयर्स अटेन कर लेगा, तो ये अकाउंट नॉर्मल NPS अकाउंट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो था इस स्कीम के बारे में। कुछ इसके विड्रॉल रूल्स भी हैं, जैसे कि अगर आप 3 साल के बाद अपना कॉर्पस को विड्रॉ कराना चाहते हैं, तो आप 25% कॉर्पस को विड्रॉ करा सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 पर्पसेस में, जो कि एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। अगर आप 18 साल के बाद अपना कॉर्पस को विड्रॉ कराना चाहते हैं, तो अगर वो कॉर्पस 2.5 लाख से कम है, तो आप 100% करा लेंगे। अगर 2.5 से ज्यादा है, तो आप सिर्फ 20% करा सकते हैं, बचे हुए का आपको एन्युटी खरीदना ही पड़ेगा। और अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है, तो एंटायर कॉर्पस नॉमिनी को दे दिया जाता है। और अगर गार्जियन की डेथ होती है, तो नया गार्जियन असाइन कर दिया जाता है KYC करके। और अगर दोनों पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो जो नया लीगल गार्जियन असाइन किया जाएगा, वो सिर्फ अकाउंट को मैनेज करने के लिए किया जाएगा, ना कि उसमें कंट्रीब्यूशन करने के लिए। तो ये तो था वात्सल्य स्कीम। नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0, जिसे रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया। यह मिशन एम करता है अगले 5 सालों में इंडिया का मिल्क कलेक्शन 50% से
बढ़ाने में। जो ओरिजिनल व्हाइट रिवॉल्यूशन था, जो 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से आया था, ऑपरेशन फ्लड, उसका एम था मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाना, जो कि उसने सक्सेसफुली करके भी दिखाया, जैसे कि इंडिया अभी लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ओरिजिनल व्हाइट रिवॉल्यूशन जो कि ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता था, तो उसमें फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड किन्हें कहा गया था? आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट आर्टिकल है सुभद्रा स्कीम के बारे में, जो कि ओडिशा गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के 74th बर्थडे पे लॉन्च की। ये स्कीम फोकस करती है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस की उन महिलाओं को जिनकी एज 21 से 60 के बीच में है। ये उनको 10,000 रुपए सालाना 2 किस्तों में देने का वादा करती है। ये 2 किस्तें राखी पूर्णिमा और इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन दी जाएंगी। राखी पूर्णिमा जो कि अगस्त में आता है और इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को आता है। इसके साथ ही सुभद्रा डेबिट कार्ड भी इनको दिए जाएंगे, जिससे वो इन फंड्स का इजीली उपयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिसेंटली ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डाटा को पब्लिश किया। इस डेटा के अनुसार तेलंगाना इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बन गया, जिसकी पिछले साल जीएसडीपी 9.2 रही, और महाराष्ट्र हमेशा की तरह इंडिया का लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में आगे आया, जिसकी जीएसडीपी 24.1 लाख करोड़ हो चुकी है। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन की 10th कांग्रेस के बारे में है, जो कि ऑर्गेनाइज की गई दुबई में। ये ऑर्गेनाइजेशन 2014 में एस्टेब्लिश की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी दुबई में ही है। ये ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती है ग्लोबली फ्री जोन्स का क्रिएशन। फ्री जोन्स से आप क्या समझते हैं? फ्री जोन्स ऐसे जोन्स होते हैं जहां पे गवर्नमेंट टैक्स इंसेंटिव्स देती है और भी रेगुलेटरी एग्जेम्पशंस देती है उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने में और अपनी इकोनॉमी भी साथ ही साथ आगे बढ़ाने में। जैसे कि इंडिया में बनाए जाते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिनकी संख्या अभी 265 के आसपास है। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 समिट के बारे में है, जिसको न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। इसको ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने, जिसके मिनिस्टर हैं श्री चिराग पासवान। श्री चिराग पासवान जी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है तेलंगाना की मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प स्कीम के बारे में, जिसके तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक ने त्रिपुरा गवर्नमेंट को 530 करोड़ की फाइनेंशियल सहायता देने का वादा किया है। यह फंड इस्तेमाल किए जाएंगे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को इंप्रूव करने में। इनसे त्रिपुरा 12 शहरों में पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारेगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएगा, वाटर रिजर्वियर बनाएगा, यहाँ तक कि ट्यूबवेल्स भी बनाएगा। इन शॉर्ट त्रिपुरा अपने वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था 1966 में और इसका हेडक्वार्टर है मैनीला, फिलीपींस में। चलते हैं आगे और देखते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला टॉपिक है टाइफून यागी के बारे में। टाइफून यागी साउथ चाइना सी में आया हुआ एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, जो एशिया का इस साल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म बन चुका है। यागी ने म्यांमार, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड को इफेक्ट किया, जिसमें से सबसे ज्यादा तबाही इसने म्यांमार और वियतनाम में मचाई थी, जहां पे लगभग 750 से ज्यादा लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया था। यह एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम था, जो कि इंडिया ने इन कंट्रीज में ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए लॉन्च किया था। यागी का नाम जापान ने दिया था। कई बार ये सवाल आता है कि इस ट्रॉपिकल साइक्लोन या इस टाइफून का नाम कौन से कंट्री ने दिया, तो ये नाम जापान ने दिया था। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कुछ नाम नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि यही साइक्लोन अगर ऑस्ट्रेलिया के रीजन में आया होता तो इसको विली विली के नाम से जाना जाता, विली विली के नाम से। और यही अगर इंडियन ओशन में आया होता
तो इसको साइक्लोन के नाम से जाना जाता। क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशिया में आया था तो इसको टाइफून के नाम से जाना गया। और ये अगर हमारे अफ्रीका या साउथ अमेरिका के साइड आता तो इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता। और यही नॉर्थ अमेरिका के साइड आता तो इसको टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता। ये था साइक्लोन्स के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमेज़न रेन फॉरेस्ट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है और इसलिए इसको पूरे वर्ल्ड की लंग्स के नाम से भी जाना जाता है। ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट अपनी आज तक की सबसे वर्स्ट ड्रॉट फेस कर रहा है। ये ड्रॉट इतनी भयानक है कि अमेज़न रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है मदिरा। ये जो ट्रिब्यूटरी है लगभग ये यहाँ पे है, मदिरा नाम की। इसका जो नॉर्मल जो वाटर लेवल रहता है वो 332 सेंटीमीटर का रहता है और जो इस ड्रॉट के कारण इसका लेवल पहुंच चुका है वो है 48 सेंटीमीटर तक। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये नदी पूरी सूख चुकी है। और इस ड्रॉट की वजह से यहाँ पे जो भी कंट्रीज हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, ब्राजील, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू, यहाँ पे ये कंट्रीज वाइल्ड फायर्स फेस कर रही हैं। ये फायर्स इतनी भयानक हैं कि ब्राजील ने अभी हाल ही में अपने कुछ शहरों में इमरजेंसी घोषित कर दी थी। तो ये था अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में। चलते हैं आगे। अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है यूएई के अल दफरा रीजन में। इस प्लांट का नाम है बरख न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। ये अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर प्लांट होगा। अरब वर्ल्ड में टोटल 19 कंट्रीज आती हैं जिसका मैप में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है अबू धाबी में ही 7th ग्लोबल एरोस्पेस समिट हुई। इस समिट में नई टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करके एरोस्पेस की दुनिया को और कैसे सुधारा जाए और इसको स्टडी कैसे बनाया जाए उसका डिस्कशन हुआ। तो ये समिट कहाँ पे हुई? आबू धाबी में। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है इंडिया का पहला CO2 मिथेनॉल प्लांट जो कि इनॉग्रेट किया गया पुणे में। ये प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को सीसीयू टेक्निक जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन से कैप्चर करेगा और उसको यूटिलाइज करेगा मिथेनॉल बनाने में। मिथेनॉल जो कि एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल सब कंपाउंड है जो कि प्लास्टिक से लेके कार बनाने तक में यूज होता है। प्लास्टिक से लेके कार तक में ये यूज होता है, पर इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये बहुत ही अच्छा एनर्जी सोर्स भी है। ये बहुत ही अच्छा एनर्जी सोर्स भी है। इसी वजह से ये एज ए फ्यूल कार्स में, ट्रांसपोर्टेशन में और कुकिंग गैस के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा है? ये हो रहा है पुणे में। और जब ये फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा तो एक दिन में 1.4 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करेगा मिथेनॉल में। और ये जो टेक्नोलॉजी है सीसीयू टेक्नोलॉजी, ये आईआईटी दिल्ली प्रोवाइड कर रहा है थर्मैक्स लिमिटेड के साथ मिलके। तो ये था पुणे के इस प्लांट के बारे में। नेक्स्ट है ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो, जिसका 4th एडिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधीनगर गुजरात में इनॉग्रेट किया। इस मीट को ऑर्गेनाइज कराता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पे इंडिया के कुछ टारगेट्स शेयर किए गए और इंडिया ने कितने अचीव कर लिए हैं ये भी बताया। जैसे कि इंडिया का 500 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अचीव करने का टारगेट है 2030 तक। उसमें से इंडिया ने 207 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी पावर अचीव कर ली है। तो ये माना जा रहा है कि इंडिया अपने टारगेट्स बहुत जल्दी अचीव कर लेगा। और ये भी बताया गया कि इंडिया दुनिया का 3rd कंट्री बन चुका है रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में। पहली है चाइना, सेकंड है यूएसए। चाइना यूएसए के बाद इंडिया 3rd नंबर पे आ चुका है। और गुजरात इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है जो कि प्रोड्यूस करता है सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी और विंड एनर्जी। और सोलर एनर्जी की बात करें तो यह काम करता है राजस्थान। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट
इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कौन सा है और कहाँ पे है? चलिए कहाँ पे है तो ये आपको पता ही चल ही गया होगा, राजस्थान में है, लेकिन उसका नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, जिसका सेकंड एडिशन न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। ये कॉन्फ्रेंस भी G20 इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान 2023 में लॉन्च की गई थी, जिसका एम है एक ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम को डेवलप करना। हाइड्रोजन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जनरली 3 टाइप की हाइड्रोजन होती हैं, ग्रे, ब्लू और ग्रीन, जिसको प्रोड्यूस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि ग्रे हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस की जाती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, तो ये इसको हम एक गुड एनर्जी सोर्स नहीं बोलेंगे। ब्लू हाइड्रोजन भी फॉसिल फ्यूल से बनाई जाती है, पर इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम सीसीयू टेक्नोलॉजी से स्टोर करते हैं, तो इसको हम सीसीयू टेक्नोलॉजी लगा के कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने वो पुणे में प्लांट देखा था जो कि इंडिया का पहला है जो कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बनाता है। थर्ड है ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस की जाती है और ये कंप्लीटली एनवायरमेंट फ्रेंडली रहती है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है मिशन मौसम। यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में मिशन मौसम को अप्रूवल दे दिया है। मिशन मौसम वर्क करता है इंडिया के वेदर प्रेडिक्शन को सुधार करने में। ये मिशन अगले 2 सालों में 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा इंडिया के क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने में और मॉनसून पैटर्न को स्टडी करने में, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग और एआई का इस्तेमाल करके क्लाइमेट चेंज और मॉनसून के पैटर्न को स्टडी किया जाएगा और वेदर फोरकास्ट को और ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा, जिसमें ये चारों इंस्टीट्यूशंस एक साथ मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है मिनरल सिक्योरिटी फिनेंस नेटवर्क के बारे में। इंडिया ने रिसेंटली यूएस के द्वारा बनाए गए इस फ्रेमवर्क को ज्वाइन कर लिया। यूएस ने ये 2022 में ये नेटवर्क बनाया था, जिसके 13 कंट्रीज मेंबर हैं और जो एम करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को और स्ट्रेंथन करने का। क्रिटिकल मिनरल्स की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जैसे कि इसमें बताया गया है ग्राफाइट, लिथियम, कोबाल्ट और कुछ रेयर अर्थ मेटल जो कि काफी क्रूशियल है एनर्जी के प्रोडक्शन में, उनकी सप्लाई चेन को ये नेटवर्क स्ट्रेंथन करता है और रोबस्ट करने के लिए काम करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है इथेनॉल के बारे में। इंडिया शुगर बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस जो कि न्यू दिल्ली में हुई, वहां पे यह बताया गया कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बन चुका है इथेनॉल का। पहला प्रोड्यूसर यूएस है, उसके बाद ब्राजील और उसके बाद इंडिया बन चुका है। यहाँ पे इस कॉन्क्लेव में फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी जी ने हमारे फार्मर्स जो कि किसान हैं उनको एक नया टैग दिया, जिसका नाम था ऊर्जा दाता। उन्होंने किसानों को ऊर्जा दाता से कंपेयर किया, मतलब कि प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसको जो जनरली कॉर्न और शुगर केन के स्टार्च से बनता है। इथेनॉल के लिए इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हुए हैं, जैसे कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, जिसमें 20% इंडिया टारगेट करता है 2026 तक के 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाए, जिससे कि पेट्रोल की कीमतें भी गिरेंगी और इंडिया के एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा। तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों ही केसेस में। और एक पीएम जीवन योजना भी आई है जो कि प्रमोट करती है इथेनॉल का प्रोडक्शन फ्रॉम नॉन फूड सोर्सेस। जैसे कि ये कॉर्न और शुगर केन थे, ये तो फूड सोर्स है, ये नॉन फूड सोर्सेस से इथेनॉल बनाने के लिए ये योजना है पीएम जीवन योजना। नेक्स्ट आर्टिकल है मनकेडिया कम्युनिटी के बारे में, जिसको रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने हैबिटेट राइट्स प्रदान की। मनकेडिया कम्युनिटी ओडिशा का एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। यही हैबिटेट राइट्स ओडिशा गवर्नमेंट ने मनकेडिया से पहले और भी 5 पीवीटीजीज को दी हैं, जिनका नाम पौड़ी भुइयां, जुआंगास, चुक्तिया भुंजिया, सोरा एंड ढोंगरी कोंड है।
जानते हैं कुछ मनकीडिया ट्राइब के बारे में भी। ये एक ट्राइब है जो कि कोई लैंग्वेज बोलती है, कच्चे मकानों में रहते हैं जिनको कुंभास के नाम से जाना जाता है। ये मेनली हंटर्स एंड गैदरर्स होते हैं और ये रोप मेकिंग में काफी निपुण होते हैं। पीवीटीजीज के बारे में जान लेते हैं। पीवीटीजी को 1975 में देबार देबार कमीशन ने रिकमेंड किया था। पीवीटीजीज को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? पीवीटीजीज वो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जिनकी पॉपुलेशन या तो स्टैग्नेंट रहती है या डिक्लाइनिंग रहती है, जिनकी टेक्नोलॉजी लेवल प्री एग्रीकल्चरल होती है और जिनकी लिटरेसी लेवल भी बहुत ही ज्यादा कम रहती है। इनको रिकॉग्नाइज कौन करता है, इनको आइडेंटिफाई कौन करता है? इसको आइडेंटिफाई करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और प्रेजेंटली इंडिया में 75 पीवीटीजीज है, जिसमें कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है पीवीटीजीज की वो है ओडिशा में। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? ओडिशा में। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो है कस्तूरी रंजन कमेटी के बारे में। कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट को कर्नाटका गवर्नमेंट ने सिरे से खारिज कर दिया। जानते हैं पहले कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट है क्या। कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट कहती है कि वेस्टर्न घाट्स का, ये वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स का 37% एरिया इको सेंसिटिव एरिया घोषित कर देना चाहिए। तो इको सेंसिटिव एरिया क्या होता है? इको सेंसिटिव एरिया वह एरिया होता है जो प्रोटेक्टेड एरिया के 10 किलोमीटर के रेडियस में होता है और जहां पे काफी एक्टिविटीज को रेगुलेट कर दिया जाता है जिससे कि प्रोटेक्टेड एरिया को हार्म ना पहुंचे। इसको डेजिग्नेट कौन करता है? इसको डेजिग्नेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या कहा? कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा अगर हम अपने अपने क्षेत्र के वेस्टर्न घाट्स को ईसीए ईएसए डिक्लेयर कर देते हैं तो हमारे यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हैम्पर हो जाएगा और लाइवलीहुड हैम्पर हो जाएगी, क्योंकि इसमें कम से कम 1576 गांव अफेक्ट हो रहे थे। तो ये था कर्नाटका के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है कोन्याक यूनियन। कोन्याक यूनियन नागालैंड का एक ट्राइबल ग्रुप है, जिन्होंने नागालैंड की सरकार से ये रिक्वेस्ट किया है कि वो गूगल मैप्स में नागालैंड और आसाम की बाउंड्री चेंज करवाएं। अब ये देखिए क्या बात ये है कि एक टिजिट टाउन है। टिजिट टाउन नागालैंड के मॉन डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन कोन्याक ट्राइब्स का यह मानना है कि ये जो टिजिट टाउन है जो गूगल मैप पे दिखाया गया है, इसका अधिकतर हिस्सा, इसका महत्वपूर्ण हिस्सा गूगल मैप्स ने आसाम में दिखा दिया है। तो उनका ये इशू है जिसको उन्होंने एक्सकलेट किया है नागालैंड की गवर्नमेंट तक। नागालैंड के सीएम का नाम है नेफ्यू रियो। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है अंकोर वाट टेम्पल के बारे में। रिसेंटली अंकोर वाट टेम्पल को, जो कि कंबोडिया में है, उसको मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एशिया बताया है टाइम्स ट्रेवल ने। और सेकंड नंबर पे हमारा ताजमहल है। लेकिन अभी बात अंकोर वाट की करते हैं। तो यह दुनिया का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है जो कि 12th सेंचुरी में बना था और ये ओरिजिनली विष्णु जी को डेडिकेटेड था, जो कि बाद में एक बुद्धिस्ट साइट भी बना। ये टेम्पल स्पैन करता है 1400 एकड़ में। 1400 एकड़ में ये स्पैन करता है, जिसमें लगभग 5000 से ज्यादा स्कल्पचर्स हैं। सोचिए कितना बड़ा है ये। और यूनेस्को के बारे में बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर, ये आप मुझे बताइए कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से। नेक्स्ट आर्टिकल है मिस्ट्री का स्वयं फॉरेस्ट के बारे में, जिसको रिसेंटली अभी डिस्कवर किया गया महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के कुंभरल गांव में। तो पहले समझते हैं स्वैम्प किसे कहते हैं। स्वैम्प लैंड का वह हिस्सा है जो परमानेंटली पानी में डूबा रहता है। तो जो इस स्वैम्प पे फॉरेस्ट होता है उसको हम स्वैम्प फॉरेस्ट बोल देते हैं। और यही फॉरेस्ट में अगर ज्यादातर ट्रीज मिस्ट्रिका की फैमिली के हों तो इनको मिस्ट्रिका स्वैम्प फॉरेस्ट बोल दिया जाता है। मिस्ट्रिका की फैमिली
कि ट्रीज ऐसे होते हैं कि उनकी जो रूट्स होती हैं वो जमीन से बाहर निकली रहती हैं, जैसे आप ये फोटोज में भी देख पा रहे हैं। ये मिस्ट्री का स्वयं फॉरेस्ट जनरली पाया जाता है वेस्टर्न घाट्स में, अंडमान निकोबार आइलैंड में और मेघालय में। नेक्स्ट है यूपीआई के बारे में। रिसेंटली ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने यूपीआई पेमेंट इंटरफेस को अडॉप्ट किया। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो कैरेबियन सी में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है। एक और इंटरेस्टिंग बात, ट्रिनिडाड में एक लेक है जिसका नाम है पिच लेक। ये लेक दुनिया का असफाल्ट रिजर्व, नेचुरल असफाल्ट रिजर्व है, सबसे बड़ा। तो लेक पिच दुनिया का सबसे बड़ा असफाल्ट रिजर्व है। असफाल्ट से आप समझ सकते हैं डामर, जो कि हमारे यहाँ रोड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है तेलंगाना दर्शनी स्कीम। तेलंगाना गवर्नमेंट ने रिसेंटली तेलंगाना दर्शनी प्रोग्राम को लॉन्च किया। इसके तहत तेलंगाना गवर्नमेंट अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को तेलंगाना की कल्चरल हेरिटेज, हिस्टोरिकल साइट्स और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस का टूर कराएगी। ये टूर कुछ अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स के हिसाब से अलग अलग तरीके से डिजाइन किया जाएगा, जैसे कि क्लास 4 से छोटे बच्चों को 1 डे की ट्रिप पे ले जाया जाएगा जिसकी दूरी 20 किलोमीटर से कम होगी। क्लास 5 से 8 वाले बच्चों को ऐसी जगहों पे ले जाया जाएगा जिस जगह का डिस्टेंस उनके घर से 30 किलोमीटर से कम होगा। और क्लास 9 टू 12 वालों को 2 दिन की ट्रिप पे ले जाया जाएगा और यूनिवर्सिटी इसके बच्चों को 4 डे ट्रिप पे लेके जाएंगे। तो ये काफी अच्छा एक स्कीम है जो तेलंगाना गवर्नमेंट ने लागू की है। तेलंगाना के सीएम का नाम बताइए। तेलंगाना के सीएम का नाम है ए रेवंत रेड्डी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है साउथ ईस्ट एशिया रीजनल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी, जो कि रिसेंटली रिलीज की WHO ने। ये रिपोर्ट फोकस करती है रोड्स को और सेफ बनाने के लिए, और इस रिपोर्ट की माने तो साउथ ईस्ट एशिया रीजन अकाउंट करता है दुनिया में होने वाली 28% रोड एक्सीडेंट्स में डेथ्स का। और सिर्फ इंडिया की बात करें तो 2021 में सिर्फ इंडिया में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई रोड एक्सीडेंट्स में, जिसमें से अधिकतम हिस्सा 2 और 3 व्हीलर्स का था। तो ये था रोड सेफ्टी के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है साइंस। पहला आर्टिकल है विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक के बारे में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक को इंट्रोड्यूस किया। समझते हैं ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन एक सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जहां पे डेटा ब्लॉक्स के रूप में स्टोर किया जाता है और ये सारे ब्लॉक्स एक चेन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। सभी एक दूसरे से एक चेन के थ्रू कनेक्टेड होंगे और जिसमें एक ब्लॉक अपने प्रेसीडिंग ब्लॉक की इंफॉर्मेशन रखता है। आप सिंपल शब्दों में ब्लॉकचेन को ऐसे समझिए। ये जो स्टैक मेटी ने लॉन्च किया, ये प्रोवाइड करता है ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपनी ब्लॉकचेन रिलेटेड एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो। NBF लाइट में आप अपना एप्लीकेशंस को टेस्ट कर सकते हो। प्रमाणिक में आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशंस को वेरीफाई कर सकते हो उसके ऑथेंटिक सोर्स जानने के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी जानने के लिए। तो ये तो था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक के बारे में। नेक्स्ट है भास्कर प्लेटफॉर्म। भास्कर प्लेटफॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने इंट्रोड्यूस किया। इस प्लेटफॉर्म का मकसद है सभी स्टेक होल्डर्स को, स्टार्टअप से रिलेटेड सभी स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना जिससे कि वो एक दूसरे से वहां पे डिस्कस कर सके और एक दूसरे से जुड़ सके। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने एक नैनो मटेरियल डेवलप किया है ग्राउंड वाटर से क्रोमियम को क्लीन करने के लिए। अब तक क्या होता था, ग्राउंड वाटर को पहले ट्रांसपोर्ट किया जाता था, फिर उसको क्लीन किया जाता था, उसके बाद उसको यूज किया जाता था। इस डेवलपमेंट के बाद आयरन नैनो पार्टिकल्स इंजेक्ट कर दिए जाएंगे ग्राउंड वाटर में और वो वहीं पे क्रोमियम के साथ रिएक्ट करके ग्राउंड वाटर को क्रोमियम मुक्त कर देगा। तो ये लेक्स को, पॉल्यूटेड लेक्स को साफ करने में काफी यूजफुल होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है
इंडिया के पहले मल्टीओमिक्स डेटा पोर्टल के बारे में। ये डेटा पोर्टल इंडियन कैंसर जीनोम एटलस ने लॉन्च किया। ये डेटा पोर्टल इंडिया के सारे कैंसर के पेशेंट्स का डेटा रखता है, जिसको रिसर्चर्स और डॉक्टर्स स्टडी कर सकते हैं अपने आने वाले रिसर्च के लिए। ये फोकस करता है ओरल और ब्रेस्ट कैंसर पे, जो कि इंडिया में मोस्ट प्रेवलेंट है। अब तक इसमें 50 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स ने अपना डेटा दे चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल है विजन नेक्स्ट पोर्टल के बारे में, जिसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मिस्टर गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया। ये पोर्टल रियल टाइम अपडेट्स देता है इंडिया के लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स के बारे में। देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग है। आपको घर बैठे बैठे इंडिया के फैशन ट्रेंड्स के बारे में पता चल जाएगा अब से। और ये डेवलप किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने। इसके साथ साथ एक फैशन ट्रेंड बुक जिसका नाम परिधि 24x25 है, ये भी लॉन्च की गई। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। रिसेंटली अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रीटी साइन की है, जो कि एम करती है ह्यूमन राइट्स को एआई से प्रोटेक्ट करने के लिए। ये इस ट्रीटी का मेनली 3 गोल्स हैं। जैसा पहले मैंने आपको बताया, ह्यूमन राइट्स को एआई से प्रोटेक्ट करना। दूसरा है, अगर किसी की ह्यूमन राइट्स आहत होती है एआई के यूसेज से, उसको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। और तीसरा, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस जैसे कि इलेक्शंस को अनफेयर मीन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बचाना। नेक्स्ट आर्टिकल है वुमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम के बारे में। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। ये प्रोग्राम पार्ट था UKIERI का, जिसका मतलब है यूनाइटेड किंगडम इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव। ये प्रोग्राम एम करता है महिलाओं को एनकरेज करने के लिए स्पेस साइंस रिलेटेड रोल्स के लिए, और ये एम करता है 250 वुमेन रिसर्चर्स क्रिएट करने का। नेक्स्ट आर्टिकल है सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर्स को लॉन्च किया। ये कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए गए पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। सुपर कंप्यूटर्स यूसेज जनरली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किए जाते हैं। इनका यूसेज क्लाइमेट रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक रिसर्च जैसी जगहों पे किया जाता है। इसके अलावा एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसका मेन यूसेज वेदर और क्लाइमेट रिसर्च में किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है MAL ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में, जिसको रिसेंटली इंग्लैंड में डिस्कवर किया गया। ये ब्लड ग्रुप सिस्टम कैरी करता है MNN एंटीजेंस, जो कि आज तक डिस्कवर नहीं किए गए थे। तो ये आर्टिकल था MAL ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। चलते हैं आगे। WHO ने रिसेंटली एमपॉक्स के लिए पहली वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है, जिसका नाम है जिनोस। जिनोस 2 डोसेज में दी जाएगी, जिसके बीच में गैप 28 डेज का होगा। और एमपॉक्स के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसका पहला केस 1970 में कॉन्गो में पाया गया था। ये वायरल डिजीज है जो कि मंकी पॉक्स वायरस से होती है, और इसका ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन और फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन भी होता है। तो ये तो था एमपॉक्स के बारे में। एमपॉक्स को WHO ने हाल ही में एमपॉक्स को वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है मार्बर्ग वायरल डिजीज के बारे में। मार्बर्ग वायरल डिजीज का आउटब्रेक रिसेंटली रवांडा में नोटिस किया गया। ये भी एक वायरल डिजीज है जो कि फ्रूट बैट से फैलती है। और ये इबोला फैमिली को बिलोंग करती है। इबोला भी फ्रूट बैट से होता था और ये भी फ्रूट बैट से होता है। इसका ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन और फ्रॉम बैट्स टू ह्यूमन भी होता है। ये ज्यादा न्यूज में इसीलिए है क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी रेट 88% तक पहुंच सकता है। तो ये तो था मार्बर्ग वायरल डिजीज। नेक्स्ट आर्टिकल है हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और ये डेटा देते हैं इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कि 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इस डेटा की माने तो इंडिया का डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो 1:834 है, जो कि काफी कम है। लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव पार्ट्स भी हैं, जैसे कि 2005 से 2023 के बीच में देखें तो इंडिया के जो रूरल एरिया में डॉक्टर्स हैं, उनकी संख्या लगभग डबल हो गई है। लेकिन
इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें तो वैकेंसी यहाँ डबल से भी ज्यादा हो गई है। जैसे कि रूरल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में देखें तो 70% से ज्यादा सीट्स अभी भी वेकेंट पड़ी हैं डॉक्टर्स की। तो ये तो था हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, WHO ने डिक्लेयर किया जॉर्डन को पहला देश जिसने लेप्रेसी को एलिमिनेट कर दिया है। जी हाँ, लेप्रेसी को एलिमिनेट कर दिया है। लेप्रेसी जिसको हम हैंसेंस डिजीज के नाम से भी जानते हैं, यह एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से होती है। वर्ल्ड लेप्रेसी डे 30 जनवरी को मनाया जाता है और इंडिया का जो टारगेट है लेप्रेसी को एलिमिनेट करने का वो है 2027 का। WHO के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये 1948 में एस्टेब्लिश की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है और अभी जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो है टेड्रोस अधानोम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जो है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली के बारे में। इंडिया एशिया का पहला कंट्री बन गया है जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली को होस्ट करने वाला है। ये असेंबली होगी 15 से 24 अक्टूबर के बीच में। इससे पहले 2020 में भी हैदराबाद में ये असेंबली होने वाली थी जो कि बाद में शिफ्ट करके जनेवा में कर दी गई थी। इसको इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU ऑर्गेनाइज कराता है और ये हर 4 साल में एक बार होती है। नेक्स्ट आर्टिकल है चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में जो कि इस साल पेरिस में हुई। ये कॉन्फ्रेंस भी G20 इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान लॉन्च की गई थी। इसमें इंडिया के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर जिनका नाम है प्रोफेसर अजय कुमार सूद ये हिस्सा लेते हैं। इस साल की कॉन्फ्रेंस का थीम है फॉस्टरिंग ओपन साइंस, ब्रिजिंग नॉलेज एसिमेट्री एंड बिल्डिंग साइंस एडवाइस कैपेसिटी ग्लोबली। नेक्स्ट है, इंडिया ने रिसेंटली होस्ट की यूनेस्को एंटी डोपिंग कन्वेंशन की 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो कि थी COP9 ब्यूरो और फंड अप्रूवल कमेटी। ये दोनों ही मीटिंग इंडिया की तरफ से चेयर की यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्री मनसुख मांडविया जी ने। तो ये तो हुई एंटी डोपिंग कन्वेंशन के बारे में बात। नेक्स्ट है, यूनियन कैबिनेट ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, वीनस मिशन और चंद्रयान 4 को मंजूरी दे दी। चंद्रयान 4 एक अनोखा मिशन होने वाला है जिसके मॉड्यूल्स स्पेस में कंबाइन होकर मून तक जाएंगे। तो ये कुछ अनोखा मिशन होने वाला है जो कि इंडिया 2027 में लॉन्च करेगी। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इंडिया का स्पेस स्टेशन तैयार होने जा रहा है 2035 में। मैं आप सभी से पूछता हूं कि गगनयान मिशन जो काफी न्यूज में है वो कब लॉन्च होने जा रहा है? आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएं। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया के नए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में जिसको यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह व्हीकल GSLV Mark 3 जो अभी प्रेजेंट में इंडिया का सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल है उससे 30 टन ज्यादा लोड उठा पाएगा और ये इंडिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट होगा। ध्यान दें, पहला रीयूजेबल रॉकेट होगा जो कि सिर्फ ग्रीन प्रपल्शन सिस्टम पे काम करेगा। तो ये नेक्स्ट आर्टिकल है नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन के बारे में। यह मिशन फोकस करता है जुपिटर के एक मून के बारे में, एक मून के ऊपर जिसका नाम है यूरोपा। जुपिटर के जिसके 95 मून्स हैं उसमें से यूरोपा एक है और इसको इस मिशन के लिए इसलिए चूज किया क्योंकि यह एक बहुत थिन लेयर एटमॉस्फेयर की पोजेस करता है जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन की है। तो ये माना जाता है कि यहाँ पे हो सकता है कोई लाइफ, किसी प्रकार की लाइफ सस्टेन हो सकती है। एक और बात है कि यूरोपा का जो सरफेस है वो आइसी क्रस्ट से बना हुआ है। तो ये भी माना जा रहा है कि आइसी क्रस्ट के नीचे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को सस्टेन कर सक रहे होंगे। तो ये स्टडी करने के लिए नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च होने वाला है जो कि 10 अक्टूबर को लॉन्च होगा और ये स्पेस एक्स के फैल्कॉन रॉकेट के थ्रू लॉन्च होगा जो कि 6 साल लेगा जुपिटर में पहुंचने के लिए। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि हमारे सोलर सिस्टम में वो कौन सा प्लेनेट है जिसके सबसे ज्यादा मून्स है?
वो कौन सा प्लेनेट है जिसके सबसे ज्यादा मून्स है? तो आप मुझे एक तो उस प्लेनेट का नाम भी बताएं और उसका मून मून की संख्या भी बताएं। चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है एफोफिस एस्ट्रॉइड के बारे में। 2004 में साइंटिस्ट ने यह अनुमान लगाया था कि एफोफिस नामक एक एस्ट्रॉइड 2029 में अर्थ से टकराएगा। लेकिन ये कुछ टाइम बाद ये प्रेडिक्शन चेंज कर दिया गया, क्योंकि उसके ऑर्बिट को और ज्यादा जब स्टडी किया तो ये पाया गया कि ये अर्थ के पास से निकलेगा, ना कि उसे टकराएगा। तो ये माना जा रहा है कि ये 13 अप्रैल 2029 में अर्थ के सिर्फ 31,000 किलोमीटर से निकल जाएगा। एफोफिस को गॉड ऑफ केओस भी बताया जाता है। लेकिन ये अभी न्यूज में क्यों आया? क्योंकि एक कैनेडियन एस्ट्रोनॉमर ने ये कंक्लूड किया है कि अगर इस एस्ट्रॉयड की टक्कर किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट से होती है जिसका साइज 3.5 मीटर से बड़ा है, तो ये अभी भी अर्थ के लिए पोटेंशियल डेंजर बन सकता है। चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर, जो कि है नासा के डार्ट मिशन के बारे में। जो हमने अभी एफओफिस के बारे में पढ़ा, ये डार्ट मिशन ऐसे ही एस्ट्रॉइड्स के लिए लॉन्च किया गया था। इसका एम था एक एस्ट्रॉइड को एक स्पेसक्राफ्ट से कोलाइड करा के उसका डायरेक्शन चेंज करने का, जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है नासा ने डिमॉर्फस नाम के एक छोटे से एस्ट्रॉइड को एक स्पेसक्राफ्ट से टकरवाया, जिससे कि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ये जो स्पेसक्राफ्ट था, इस पे एक लीसिया क्यूब नाम का एक सैटेलाइट भी था छोटा सा, जो कि रिकॉर्ड कर रहा था, फोटोज क्लिक कर रहा था बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन और आफ्टर कोलिजन का इम्पैक्ट को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, जिसको लॉन्च किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसमें इंडिया की रैंक आई है 39। पिछले साल इंडिया की रैंक थी 40, इस बार इंडिया ने और इंप्रूव किया है 39। इंडिया को चाइना, टर्की, वियतनाम और फिलीपींस जैसी कंट्रीज के साथ रखा गया है फास्ट राइजिंग इकोनॉमीज के कॉलम में। और अगर हम नंबर 1 की बात करें तो लगातार 14 सालों से लगातार स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है इस इंडेक्स में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर, जैसे मैंने आपको बताया था, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ होता है? जनेवा में। इसका भी कहाँ पे है? जनेवा में। चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में, जिसको रिलीज करता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। यह इंडेक्स कंट्रीज को उस आधार पे इवेल्युएट करता है कि वो कितने ज्यादा कमिटेड हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर। इस इंडेक्स में इंडिया टायर 1 स्टेटस अचीव कर चुका है, जो कि है कि इंडिया के अलावा 46 कंट्रीज भी टायर 1 पे हैं, जो कि बेस्ट साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं अपने देश में। इंडिया ने यहाँ पे स्कोर किया 98.49 मार्क्स। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है आईआईटी दिल्ली का पहले फॉरेन कैंपस के बारे में। आईआईटी दिल्ली का पहला फॉरेन कैंपस अबू धाबी यूएई में लॉन्च किया गया। ये किसी भी आईआईटी का पहला फुल टाइम कैंपस है जो इंडिया के बाहर लॉन्च हुआ है। इससे पहले आईआईटी मद्रास का कैंपस तंजानिया के ज़ांज़ीबार शहर में लॉन्च किया गया था पिछले साल, पर क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड कोर्सेज अवेलेबल थे तो इसको फुल टाइम नहीं बोला जाएगा। आईआईटी दिल्ली का जो कैंपस है अबू धाबी का, ये फुल टाइम कैंपस है। अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाए फर्स्ट एवर कैंपस, फॉरेन कैंपस कौन सी आईआईटी का खुला था, तो वो आईआईटी मद्रास होगा। और अगर पूछा जाए फर्स्ट एवर फुल टाइम कैंपस, तो वो आईआईटी दिल्ली होगा। चलते हैं आगे, चलते हैं एनवायरनमेंट पे। रिसेंटली हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट ने यूनिसेफ के साथ मिलकर 5th स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट रिलीज की, जिसके तहत एयर पोल्यूशन को दुनिया में होने वाली डेथ्स का सेकंड इंपॉर्टेंट कारण बताया है। पहला है हाई ब्लड प्रेशर और सेकंड पे आ गया एयर पोल्यूशन। 2021 में पूरे दुनिया में 8.1 मिलियन डेथ्स हुई थी एयर पोल्यूशन के कारण। अगर इंडिया की बात करें तो 2021 में हर 4 डेथ्स में एक डेथ एयर पोल्यूशन के कारण इंडिया में होती थी, और हर दिन 450 से ज्यादा बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम है उनकी डेथ होती थी। ऐसी ही एक रिपोर्ट मार्च 2024 में आई थी, जिसका नाम है एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट।
इसके तहत इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद थर्ड लार्जेस्ट पॉल्यूटेड कंट्री बन गया था और न्यू दिल्ली को दुनिया का मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी बताया गया। इसमें यह भी बताया गया था कि जितने भी लोग नॉर्थ रीजन में रहते हैं, जैसे कि दिल्ली के आसपास, दिल्ली एनसीआर या नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं, उनकी वो लगभग 5.5 साल अपनी जिंदगी के पॉल्यूशन के कारण खो सकते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट जनरल नेचर ने जारी की, जो कि ब्रिटेन का एक साइंटिफिक जर्नल है। इसके तहत इंडिया दुनिया का टॉप प्लास्टिक पॉल्यूटर कंट्री बन चुका है। इंडिया एक साल में सालाना लगभग 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक एमिट करता है। इनके हिसाब से इंडिया पूरी दुनिया का 20% प्लास्टिक एमिशंस का कारण है। नेक्स्ट आर्टिकल है नीलगाय और वाइल्ड बोर्स के बारे में, जिसको बिहार गवर्नमेंट ने मारने की मंजूरी दे दी गई है। बिहार के इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, ईस्ट चंपारण, वैशाली, बक्सर, सिवान एंड समस्तीपुर में, यहाँ पे रिपोर्ट्स थी कि ये काफी ज्यादा एग्रीकल्चरल फील्ड्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे कि किसानों को नुकसान हो रहा है, तो इसलिए बिहार गवर्नमेंट ने ये डिसीजन दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड के बारे में, जिसको ऑर्गेनाइज करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये अवार्ड 3 कैटेगरीज में दिया जाता है। पहला उन शहरों के लिए जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से कम है, दूसरा उनके लिए जिनकी पॉपुलेशन 3 से 10 लाख के बीच में, और तीसरा उनके लिए जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। तो इसमें सूरत को इंडिया का क्लीनेस्ट शहर, जिसकी एयर क्वालिटी सबसे ज्यादा क्लीन है, वो अवार्ड सूरत को दिया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर 7 सितंबर को मनाया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है भूपेंद्र यादव। क्या नाम है? भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट आर्टिकल करोटस पिपरस के बारे में है, जो कि जंपिंग स्पाइडर स्पीशीज की एक नई स्पीशीज है, जिसको डिस्कवर किया तमिलनाडु के पलनी हिल्स में। तो ये जनरली ब्लैक पेपर प्लांट्स पे पाए जाते हैं। इनको जंपिंग स्पाइडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपनी बॉडी के लेंथ के 50 टाइम ज्यादा जंप कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि इनके पैरों में एक यूनिक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। और ये इन स्पाइडर्स में एक और खासियत है कि ये जाल नहीं बुनते हैं, बल्कि अपने प्रे को पकड़कर मारते हैं। इस डिस्कवरी के बाद इंडिया में टोटल 10 करोटस की स्पीसीज हो गई हैं। करोटस जंपिंग स्पाइडर की फैमिली है। नेक्स्ट जो स्पीशीज डिस्कवर की गई वो है डांसिंग गर्ल जिंजर स्पीशीज। इनको डिस्कवर किया गया मेघालय और मिजोरम में। डांसिंग गर्ल्स, इनको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इनके पेटल्स अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई महिला नृत्य कर रही है, तो इसलिए इनका नाम डांसिंग गर्ल्स दिया गया। इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: ग्लोबा यादवियाना, ये मिजोरम में पाई गई; ग्लोबा टायरनीसिया, ये मेघालय में पाई गई; और ग्लोबा जानकिया, ये भी मेघालय में पाई गई। ये सभी जिंजर स्पीशीज बिलोंग करती हैं जिंजर बेराके फैमिली को। नेक्स्ट आर्टिकल है करकुमा उंगमेंसिस के बारे में, जिसको डिस्कवर किया गया उंगमा, नागालैंड के उंगमा गांव में। यह एक टर्मेरिक की वैरायटी है जो कि जिंजर बेरी के फैमिली को बिलोंग करती है। इसका हैबिटेट मेनली म्यांमार और थाईलैंड में पाया जाता है। ये पहली बार नागालैंड में पाई गई। नेक्स्ट डिस्कवरी की गई कैटफिश स्पीशीज की, वो भी नागालैंड में, जिसका नाम है एक्सटोमा सेंटियोनी। ये जो फिश है, इसकी कुछ खासियत इस प्रकार है कि इसका सिलेंडर हेड होता है, छोटी छोटी आंखें होती हैं। इसका जो एडिपोस फिन है, इस फिन को बोलते हैं मछली में एडिपोस फिन। ये इसके टेल फिन से जुड़ा हुआ रहता है। और इसका जो डोर्सल फिन है, ये जो बड़ा वाला फिन होता है मछलियों में, ये जो है इसको बोलते हैं डोर्सल फिन। ये इस पे स्मॉल बम्प्स हैं। तो ये था एक्स्टोस्मा सेंटियोने के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल बैंडेड ड्रैगन फिश के बारे में है, जिसको डिस्कवर किया अंटार्कटिक पेनिनसुला में। ये फिश डीप अंटार्कटिक वाटर्स में पाई जाती हैं। इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है और ये रात में ग्लो करती हैं, अपने आप को अपने प्रेडेटर से बचाने के लिए। इनके ऊपर कोई स्केल्स नहीं होते, जैसा कि आप देख रहे हैं एकदम प्लेन बॉडी है, कोई भी स्केल्स नहीं होते हैं, और ये अपने शिकार को अपने दांतों से पकड़ती हैं। नेक्स्ट स्पीशीज है हरियोता एविया। ये एक गोश्त शार्क स्पीशीज है, जिसको न्यूजीलैंड में डिस्कवर किया गया। इनके बॉडी में बोन्स की जगह कार्ट्रिज होती है और स्केल्स इनको भी नहीं होते हैं।
और ये बहुत ही ज्यादा डीप वाटर्स में पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास। अगला जो स्पीशीज है वो है अमागा सीडोबामा। ये एक फ्लैट वॉर्म का स्पीशीज है जिसको सदर्न यूएसए में डिस्कवर किया। नेक्स्ट है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड ओजोन डे यानी कि 16 सितंबर के दिन ओजोन एंड यूवी बुलेटिन का सेकंड एडिशन रिलीज किया। इस एडिशन में यह बताया गया कि ओजोन लेयर रिकवर हो रहा है और ये 2040 तक फुल्ली रिकवर हो जाएगा, ऐसी एक्सपेक्टेशंस उसमें बताई गई। इस साल के वर्ल्ड ओजोन डे का थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस था। इसके अलावा वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। मैक्सिमम जो वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका हेडक्वार्टर जेनेवा में ही मिलेगा आपको। अब चलते हैं डिफेंस रिलेटेड न्यूज की तरफ, जिसमें से पहला टॉपिक है नाविका सागर परिक्रमा 2। इस एक्सपेडिशन में इंडियन नेवी की 2 वुमेन ऑफिसर्स पूरे ग्लोब को सरकम नेविगेट करेंगी एक सेलिंग वेसल में जिसका नाम है तरिनी। 2017 में इसका पहला एक्सपेडिशन लॉन्च किया गया था जिसने 8 महीने लिए थे पूरे सरकम नेविगेशन में, और यही वेसल यूज की गई थी तरिनी। इस बार जो 2 ऑफिसर्स हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए एंड लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। नेक्स्ट है टैंक जोरावर, जो कि एक इंडिजिनियसली बिल्ड टैंक है जिसको बनाया गया है हाई अल्टीट्यूड यानी कि माउंटेन्स पे ऑपरेट करने के लिए। इसके ट्रायल्स अभी डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंप्लीट किए। नेक्स्ट है अग्नि 4 का टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया। ये और लॉन्च की गई थी चंदीपुर ओडिशा से। ये एक न्यूक्लियर केपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर है, जिसकी वजह से ये इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल कैटेगरी में आ जाती है। जो भी मिसाइल का रेंज 3000 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर की होती है वो IRBM कहलाती हैं, और ये लगभग 1000 किलोग्राम तक वेट पेलोड उठा सकती है। अगला टॉपिक सोनोबाइज के बारे में है। इंडियन नेवी ने रिसेंटली 500 सोनोबाइज खरीदे हैं अमेरिका से। सोनोबाइज क्या होते हैं? सोनोबाइज एक सोनार होता है जो कि एयरक्राफ्ट या शिप से एंटी सबमरीन वॉरफेयर या फिर पानी के अंदर कुछ भी चीज सर्च करने के लिए रेस्क्यू मिशन के लिए पानी में डाला जाता है। ये पानी में जाने के बाद जैसा आप देख पा रहे हैं फोटो में, ये एयरक्राफ्ट से डाला, वो पैराशूट की मदद से समुद्र तक आया। समुद्र में अंदर जाने के बाद जब ये किसी सबमरीन या अंडर वाटर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा तो ये ऊपर सिग्नल देगा जिसकी वजह से हमें पता चल सकेगा कि अंदर क्या है। नेक्स्ट है इंडियन नेवी ने कमीशन किया कलवेरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी विनेत्रा को। कहाँ पे ये फैसिलिटी को कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? सतवाना, INS सतवाना विशाखापट्टनम में। विनेत्रा को डिजाइन किया गया है कलवेरी क्लास सबमरीन के क्रू को एक्सीजेंसीज में एस्केप करने की ट्रेनिंग देने के लिए। इसको बनाया है L&T डिफेंस ने। कलवेरी क्लास की जो सबमरीन्स है ये बनाई गई थी प्रोजेक्ट 75 के अंदर में, P75 बोलते हैं इनको, और इसमें 6 सबमरीन्स थी जिसमें से एक थी कलावरी, दूसरी थी वेला, तीसरी थी खंडेरी, चौथी थी करंज, पांचवी थी वगीर और छठी थी वागशीर। तो ये थी 6 सबमरीन्स जो प्रोजेक्ट कलवरी के अंदर बनाई गई थी। नेक्स्ट है अभेद बुलेट प्रूफ जैकेट्स, जिसको डेवलप किया है DRDO और IIT दिल्ली ने। ये इंडिया की सबसे लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स होंगी। नेक्स्ट चलते हैं जो कि है एक मिलिट्री एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7। ये इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान ने मसैरा एयरबेस, ओमान के मसैरा एयरबेस में कंडक्ट की। इसके अलावा इंडिया और ओमान नसीम अल बहार एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं और अल नागा एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। तो इंडिया और ओमान के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हो गई? एक तो हो गई ईस्टर्न ब्रिज, दूसरी नसीम अल बहार, तीसरी अल नागा। अगला है वरुण नेवल एक्सरसाइज जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट की गई मेडिटेरियन सी में। कहां पे कंडक्ट की गई? मेडिटेरियन सी में। इसके अलावा मैं आपसे पूछता हूं इंडिया और फ्रांस के बीच में क्या कोई और मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? और अगर होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके उसका नाम बताएं। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है जो कि महाजन
फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में कंडक्ट की गई। इसके अलावा इंडिया यूएस के बीच में एक और एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है वज्र प्रहार। क्या नाम है? वज्र प्रहार। नेक्स्ट है ओशन 24 मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो कि रशिया और चाइना के बीच में सी ऑफ जापान में हुई है। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एयरफोर्स के नए एयर चीफ मार्शल के बारे में है, जिनको बनाया गया है। उनका नाम है श्री अमृतपाल सिंह और इन्होंने रिप्लेस किया है श्री वी.आर. चौधरी को। फाइनली कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। इसमें से पहला है, इंडिया के किस इंस्टीट्यूट में इंडिया का पहला सेंटर फॉर इन सिटू एंड कोरिलेटिव माइक्रोस्कोपी एस्टेब्लिश हुआ, जिसको सिस्कॉम कहते हैं? ए आईआईटी मद्रास, बी आईआईटी हैदराबाद, सी आईआईटी दिल्ली या डी आईआईएससी बेंगलुरु। इसका सही जवाब है आईआईटी हैदराबाद। ये इंडिया का पहला सिस्कॉम सेंटर था। पूरे दुनिया में 3 से 4 ही हैं। इसको एस्टेब्लिश करवाया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये था इनॉग्रेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है, इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया 2024 में? ए न्यू दिल्ली, बी गांधीनगर, सी भोपाल या डी चेन्नई। इसका सही आंसर है ए न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, विच एजेंसी रिसीव्ड 2024 यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड? कौन सी एजेंसी को यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड मिला? ये थी इंडिया की आईसीएमआर। ये थी इंडिया की आईसीएमआर, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। चलते हैं आगे। ग्रोम ई मिसाइल जो कि रिसेंटली न्यूज में दिखी, ग्रोम ई मिसाइल जो कि रिसेंटली न्यूज में थी, ये कौन सी कंट्री ने डेवलप की थी? ए चाइना, बी फ्रांस, सी रशिया, डी जापान। इसको डेवलप किया है सी रशिया ने, और इन्होंने इसको यूक्रेन के खार्किव रीजन में यूज किया है। अगला है, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको थर्मोबैरिक बॉम्ब्स के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ये ऐसा माना जा रहा है कि रशिया ने थर्मोबैरिक बम्स भी यूक्रेन पे इस्तेमाल किए। थर्मोबैरिक बम्स को वैक्यूम बम्स के नाम से भी जाना जाता है, वैक्यूम बम्स, क्योंकि इनका जो प्रिंसिपल है वो कुछ अलग है। पहला एक छोटा ब्लास्ट होता है, जब भी ये अपने टारगेट से टकराता है तो एक छोटा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से एक फ्यूल क्लाउड डेवलप हो जाता है उस जगह के चारों ओर। फिर अगला जो ब्लास्ट होता है, ये इस क्लाउड में पूरे में ब्लास्ट होता है, जिससे कि जो इतना डिवास्टेटिंग होता है कि अगर कोई ह्यूमन बॉडी खड़ी है तो वो भी वेपराइज हो जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज कैल्डवेल 45? कैल्डवेल 45 रिसेंटली न्यूज में था। ये है क्या? ए एक्सोप्लैनेट, बी स्पाइरल गैलेक्सी, सी एस्टेरॉइड या डी ब्लैक होल। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये सी है, ये डी। तो कैल्डवेल 45 है क्या? कैल्डवेल 45 है एक स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी एक गैलेक्सी का ही एक टाइप है, जिसके बीच में एक बल्ज रहता है और जिसकी आर्म्स ऐसे चारों तरफ रोटेट होती रहती है। गैलेक्सीज को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, जो कि एक है स्पाइरल गैलेक्सी, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी स्पाइरल गैलेक्सी है। दूसरी है बेयर्ड गैलेक्सी, तीसरी है एलिप्टिकल गैलेक्सी और चौथी है इररेगुलर गैलेक्सी। नेक्स्ट है, रिसेंटली कौन से स्टेट ने सीबीआई को जनरल कंसेंट देने से मना कर दिया? ए हिमाचल प्रदेश, बी उड़ीसा, सी कर्नाटका, डी झारखंड। इसका सही आंसर है सी कर्नाटका। सीबीआई, जिसका एस्टेब्लिशमेंट दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत हुआ था, उसको किसी भी स्टेट में ऑपरेट करने के लिए जनरल कंसेंट की आवश्यकता होती है, जो कि स्टेट के कंसाइज के ऊपर है कि वो दें या ना दें। पहले भी वेस्ट बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु ने ये कंसेंट देने से मना किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बिका नक्शे स्कीम के बारे में है। इस स्कीम को कौन से स्टेट ने लॉन्च किया?
ए ओडिशा, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु या डी गुजरात। इसका सही आंसर है बी कर्नाटका। नंबिका नक्शे स्कीम बेंगलुरु में बिल्डिंग्स को जल्दी और इजी अप्रूवल्स देने के लिए लॉन्च की गई, नंबिका नक्शे स्कीम। नेक्स्ट है फर्स्ट वंदे मेट्रो ट्रेन जिसका नाम नमो भारत रैपिड रेल रखा गया, उसको किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात। इसका सही आंसर है डी गुजरात। ये ट्रेन भुज से अहमदाबाद के बीच में लॉन्च की गई। नेक्स्ट है कौन सा देश 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाला है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी स्कॉटलैंड, सी कनाडा या डी इंग्लैंड। इसका सही जवाब है बी स्कॉटलैंड। पहले ये गेम्स ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने वाला था, लेकिन जिन्होंने रिसेंटली इसको फाइनेंशियल रीजंस साइट करते हुए बैकआउट कर लिया इससे, तो ये अब होस्ट करेगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में भी ग्लासगो शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द 45th चेस ओलंपियाड? ए इंडिया, बी यूएसए, सी चाइना या डी उज्बेकिस्तान। 45th चेस ओलंपियाड बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी, और इसे जीता है इंडिया ने। इंडिया ने इसमें हैमिल्टन रसल ट्रॉफी, जो कि ओपन सेक्शन की ट्रॉफी होती है, ये भी जीती। इसके साथ साथ गैप्रिन डेशवेली ट्रॉफी, जो कि वुमेन सेक्शन के लिए होती है, ये भी जीती। तो अगर ये क्वेश्चन आए गैप्रिन डेशवेली ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट से रिलेट करती है, तो आप चेस बताएंगे, और हैमिल्टन रसल ट्रॉफी भी चेस से रिलेट करती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन सी कंट्री को चेस का ओरिजिन कंट्री बताया जाता है? चेस कौन से देश में ओरिजिन हुआ था? इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर्ड काउज एज राजमाता गौमाता? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा या डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है बी महाराष्ट्र। रिसेंटली महाराष्ट्र ने काउस की इंडिजिनियस वैरायटी यानी कि देसी गायों को राजमाता गौमाता का दर्जा दिया। नेक्स्ट है हु वॉन दादा साहेब फाल्के अवार्ड? 2024 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसने जीता? ए रेखा, बी धर्मेंद्र, सी मिथुन चक्रवर्ती या डी कमल हसन। तो ये अवार्ड इस साल जीता है मिथुन चक्रवर्ती जी ने। दोस्तों, वैसे तो इस वीडियो को काफी एलेबरेटिव बनाने की कोशिश की गई है, पर इसके बाद भी आपके दिमाग में अगर कोई भी डाउट, क्वेरी या हमारे लिए कोई सजेशन रहता है, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, जिसको हम जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इस वीडियो से हम आपकी नॉलेज को जरा सा भी इनहेंस कर पाए हों, तो प्लीज लाइक बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि इसका फायदा अधिक से अधिक लोग उठा सकें। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका क्यूआर कोड हमने यहाँ पे मेंशन किया है। इस पीडीएफ के अलावा आप यहाँ पे अन्य अपडेट्स भी हासिल कर पाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।